हम लोग इस वीडियो में ज्योग्राफी के वो क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, वैसे क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय आपके हैं, ठीक है, अति लघु उत्तरीय में आ जाते हैं, 2 नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, और बार बार ये पूछे गए हैं आपके, बहुत ही महत्वपूर्ण ये ज्योग्राफी के आपके क्वेश्चन हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं, आपको दे देगा संसाधन किसे कहते हैं। तो मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन। यानी मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग कर रहा है उस वस्तु को क्या कहते हैं, संसाधन। जैसे मोबाइल का प्रयोग कर रहा है मानव, कोयला का प्रयोग कर रहा है, पानी, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, ठीक है, इत्यादि हम जितने वस्तु का उपयोग कर रहे हैं वो सभी के सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी मानव अपनी आवश्यकता के लिए जिस भी वस्तु का अगर प्रयोग कर रहा है, चाहे पानी हो, ठीक है, चाहे हवा हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, अगर पठार हो, पर्वत हो, कुछ भी अगर आपको प्रयोग कर रहा है, पत्थर के रूप में, घर बनाने के रूप में ईंट, ये सभी के सभी किस में आ जाएंगे, मानव संसाधन के रूप में आ जाएंगे। आगे इसको कई वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, इसके बारे में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिमरमैन का कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं। यानी अगर वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं तो वो संसाधन है, यानी हम खुद ही बनाए, अगर नहीं प्रयोग कर रहे हैं तो वो संसाधन नहीं है। ठीक है, अगला देखना है टॉपिक, इसमें क्या दिया है, संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण अलग अलग आधार पे किया गया है। ठीक है, जिसमें एक प्रमुख आधार हम लोग देख के चलते हैं इसमें। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा उपलब्धता के आधार पर आपसे और स्वामित्व के आधार पर ये पूछता है 5 नंबर वाला में। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है हम लोग देख लेते हैं, उपलब्धता के आधार पर। उपलब्धता के आधार पर क्या है, उपलब्धता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, प्राकृतिक संसाधन। कौन सा है, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक में उपलब्ध वे वस्तुएं जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग में करता है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। कारण कि प्राकृतिक में उपलब्ध वे वस्तुएं जिसका प्रयोग मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग करता है। मतलब मानव अपने प्राकृतिक में जो पहले से उपलब्ध है, अगर उसको मानव प्रयोग कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, प्राकृतिक संसाधन। जैसे वायु तो हम लोग नहीं बनाए हैं, ठीक है, प्राकृतिक में पहले से उपलब्ध है। जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, ये सभी के सभी किस में आ जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन में। यानी जो मैन मेडेड नहीं हो, जो भगवान के द्वारा पहले से बनाया गया है, जो प्राकृतिक में पहले से ही उपलब्ध है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन। इसके बाद से हम लोग दूसरा देखते हैं, कृत्रिम संसाधन या मानव निर्मित संसाधन। कृत्रिम संसाधन या मानव निर्मित संसाधन इसी को कहते हैं। कह रहे कि वे वस्तु जो मानव के द्वारा बनाया जाता है और उसका उपयोग भी मानव द्वारा ही किया जाता हो तो उसको क्या बोलते हैं, मानव निर्मित संसाधन। कह रहा है कि वे वस्तुएं जो मानव के द्वारा ही बनाया गया है जाता हो और उसका उपयोग मानव के द्वारा ही किया जाता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मानव निर्मित या कृत्रिम संसाधन। जैसे मोबाइल मानव के द्वारा ही बनाया गया, कार, कलम, जहाज, ये मानव के द्वारा ही बनाया गया और मानव ही अगर इसका उपयोग कर रहा है तो ये क्या कहलाता है, कृत्रिम या मानव निर्मित संसाधन। उसके बाद से अगला हम लोग पॉइंट देख लेते हैं, इसमें कौन सा है, उपयोगिता के आधार पर। पहले क्या था, उपलब्धता के आधार पर, मतलब कहाँ से उपलब्ध है संसाधन। अब उसके उपयोग के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर भी इसके कितने भाग हैं, 2। एक है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा कौन सा है, अनवीकरणीय संसाधन। देख लेते हैं एक एक करके दोनों को। तो पहला है नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन में हम लोग देख लेते हैं कि प्राकृतिक में नवीकरणीय मतलब ही होता है कि लगातार प्रयोग करने के बाद भी समाप्त नहीं हो। यानी वैसा प्राकृतिक संसाधन जिसका लगातार उपयोग के बावजूद भी समाप्ति नहीं हो सके, यानी इसका पुनः चक्रण चलता रहता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मतलब वह प्राकृतिक संसाधन जिसका लगातार उपयोग करने के बावजूद भी वो समाप्त नहीं हो,
यानी इसका पुनः चक्रण हमेशा क्या होता है, चलते रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन, जैसे जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि, ये सब क्या हो जाता है, नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, यानी बिल्कुल इसके उल्टा है अनवीकरणीय संसाधन। वो कह रहा है कि लगातार उपयोग करने के बावजूद समाप्त नहीं होता है तो नवीकरणीय, अगर उपयोग करने पर लगातार समाप्त हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। कह रहा है कि वैसा प्राकृतिक संसाधन जिसका लगातार उपयोग के बावजूद भी समाप्ति हो सके, यानी इसको प्राप्त करने में लंबे समय की जरूरत पड़ती है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी वैसा प्राकृतिक संसाधन जिसका लगातार उपयोग करने के बावजूद भी समाप्ति हो सके, यानी इसको प्राप्त करने में लंबे समय की जरूरत पड़ती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कोयला, पेट्रोलियम। एक बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको पूछते रहता है कि मृदु जल, मृदु जल जो है वो कौन सा संसाधन है, तो मृदु जल जो है अनवीकरणीय संसाधन है। मृदु जल यानी मीठा जल, यानी पीने का जो पानी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मृदु जल। और मृदु जल जो होता है, जैसे मृदु जल जो होता है अनवीकरणीय संसाधन होता है। क्या होता है, अनवीकरणीय संसाधन। उसके बाद से अगला टॉपिक हम लोग देख देते हैं जो कई बार पूछा हुआ है। ये हमारा जो देख रहे हैं संसाधन संरक्षण, ये एक बार नहीं, आपको कई बार आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन बैंक में भी इसको मिलेगा बार बार इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि संसाधन संरक्षण दे देता है बार बार, संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि संसाधन का मित व्ययी खर्च, संसाधन का मित व्ययी खर्च, नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग तथा इसका पुनः चक्रण करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। मित व्ययी खर्च मतलब बहुत कम से कम खर्च करें। नियोजन मतलब एक प्लानिंग के योजना के तहत उसको खर्च करें। विवेकपूर्ण उपयोग का मतलब क्या होता है, अपने दिमाग से, जहाँ पर मान लीजिए थोड़ा सा में हो जाने वाला है काम तो उसमें ज़्यादा किसी संसाधन का प्रयोग न करें, कोशिश करें कि इस संसाधन का हम पुनः चक्रण कर सकें। तो वैसे ही उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन संरक्षण। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन संरक्षण। उसके बाद कह रहा है कि संसाधनों के संरक्षण इसलिए आवश्यक है कि आने वाली पीढ़ी को भी आसानी से उपलब्ध हो सके। संसाधन यानी संसाधनों का संरक्षण इसलिए आवश्यक है कि आने वाली पीढ़ी को भी आसानी से उपलब्ध हो सके, यानी ये संसाधन जो है आने वाली पीढ़ी को भी आसानी से उपलब्ध हो सके, इसीलिए संसाधनों का संरक्षण क्या है, आवश्यक है। संसाधन के संरक्षण के लिए अनेक आंदोलन चलाए गए हैं, जिसमें आपको मिलेगा, पहला है संसाधनों के संरक्षण के लिए मेधा पाटकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन, अमृता देवी के द्वारा अमृता देवी आंदोलन जोधपुर में। ठीक है, इसके बाद से हमारा अगला इसमें का महत्वपूर्ण टॉपिक एक देख लेते हैं, इसका नाम है पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन क्या है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में किया गया। पृथ्वी सम्मेलन था क्या, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं एक विशेष जानकारी के अनुसार, जिसमें 178 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता पर समझौता किए गए। पृथ्वी सम्मेलन यानी वातावरण को बचाने के लिए ग्लोबल वार्मिंग से, वन संरक्षण, जैव विविधता पर समझौता किए गए। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किया गया। कहाँ पर, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। ठीक है, यहीं पर देख लेते हैं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है इसी के 5 साल बाद किया गया। इसी के मूल्यांकन के लिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए इसी के 5 साल बाद यानी 1997 में किया गया।
द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, या द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन कहते हैं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को क्या कहते हैं? +5 सम्मेलन भी कहते हैं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को क्या कहते हैं? +5 सम्मेलन। इसके बाद से आपको पूछेगा तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। अगर अब जबकि मैं पूछ दिया आपसे तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो ठीक उसके 5 साल बाद आपका हुआ तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब? यानी 97 के 5 साल बाद, यानी 2002 में हुआ था तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग इसमें भूनिम्नीकरण। भूनिम्नीकरण क्या होता है? कृषि से संबंधित ये अगला चैप्टर में कहा है क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ है। भूनिम्नीकरण क्या होता है? तो भूमि की गुणवत्ता की कमी को क्या कहते हैं? भूनिम्नीकरण। यानी भूमि की गुणवत्ता में अगर कमी आ रही है, उसकी उपज में क्या हो रही है? कमी आ रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूनिम्नीकरण। यानी कोई भूमि पर फसल लगा रहे हैं, अब उसमें उत्पादन उस भूमि पर अच्छा ढंग से नहीं हो पा रहा है, यानी उस भूमि की गुणवत्ता में कमी आ गई, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भूनिम्नीकरण। इसके कारण क्या होता है भूनिम्नीकरण का? तो वनों का कटाई भूनिम्नीकरण का कारण हो जाता है। अत्यधिक सिंचाई भूनिम्नीकरण का क्या हो जाता है? कारण हो जाता है। अत्यधिक सिंचाई भूनिम्नीकरण का कारण हो जाता है। औद्योगिक धूलकण हो जाते हैं। खनन, औद्योगिक धूलकण का मतलब कि किसी फैक्ट्री से अगर धूलकण निकल रहा है तो आसपास के भूमि पर जाकर के ऊपर से वो कचरा जमा हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? औद्योगिक धूलकण। अत्यधिक सिंचाई के कारण क्या होता है? भूमि की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, दलदली क्षेत्र हो जाता है जहाँ पर फसल नहीं आते हैं सही ढंग से। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये सब किसके कारण हो जाते हैं? भूनिम्नीकरण के कारण। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है? जलक्रांतता। जलक्रांतता क्या होता है? तो जलक्रांतता क्या है? कह रहा है कि भूमि की अत्यधिक सिंचाई जलक्रांतता कहलाता है। इससे भूमि की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। अभी हम लोग पिछले टॉपिक में ही देखे थे यहाँ पर कि अत्यधिक सिंचाई क्या होता है? भूमि की गुणवत्ता में कमी का एक कारण हो जाता है। तो भूमि की अत्यधिक सिंचाई को क्या कहते हैं? जलक्रांतता। और इसे भूमि की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। पीने वाले जल की कमी को क्या कहते हैं? जल संकट। ये कई बार पूछ लेता है कि जल संकट क्या होता है, तो पीने वाले जल की कमी को क्या कहते हैं? जल संकट। अगला टॉपिक हम लोग का फसल चक्रण। फसल चक्रण क्या होता है? अगला है हम लोग का फसल चक्रण। फसल चक्रण कई बार पूछा हुआ है, ये मोस्ट भी यही क्वेश्चन है आपके इस बार के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के। ठीक है, फसल चक्रण। फसल चक्रण क्या होता है? दो फसलों के बीच किसी दलहन या तेलहन फसल को उगाना क्या कहलाता है? फसल चक्रण। दो फसलों के बीच किसी दलहन या तेलहन फसल को उगाना क्या कहलाता है? फसल चक्रण। फसल चक्रण के द्वारा मिट्टी की पोषण यानी गुणवत्ता बना रहता है। यह नाइट्रोजन का अत्यधिक स्थिरीकरण करता है, जिसके कारण नाइट्रोजन संरक्षित रहता है। और ये फसल चक्रण क्या होता है? जिसके कारण ये मिट्टी की सुरक्षा में, मिट्टी की उपजाऊपन इसके कारण बनी रहती है। देख लेते हैं फिर से क्या कह रहा है? फसल चक्रण दो फसलों के बीच एक दलहन या तिलहन फसल को उगाना क्या कहलाता है? फसल चक्रण। इसके द्वारा मिट्टी की पोषण यानी गुणवत्ता बना रहता है। यह नाइट्रोजन का अत्यधिक स्थायीकरण करता है, जिसके कारण नाइट्रोजन संरक्षित रहता है मिट्टी में। और ये क्या होता है? और इसी कारण ये मृदा संरक्षण में अत्यधिक उपयुक्त हो जाता है। मिट्टी को सुरक्षित रखने में ये अत्यधिक उपयुक्त माना जाता है। क्या? फसल चक्रण। फसल चक्रण का मतलब होता है क्या? कि दो फसलों के बीच किसी दलहन या तिलहन पौधों का उगाना। दलहन दो फसलों के बीच कहने का मतलब कि एक साथ में हम लोग किसी दो फसल के सीजन के बीच में किसी दलहन या तिलहन पौधा का अगर उत्पादन कर रहे हैं तो वो हमारे किसके अंतर्गत आता है? फसल चक्रण के अंतर्गत। समोच्च कृषि क्या होता है? पहाड़ी क्षेत्रों में जल के तेज बहाव के कारण होने वाली मृदा अपरदन से बचने के लिए पहाड़ी ढलानों पर की जाने वाली सीढ़ीनुमा खेती समोच्च कृषि कहलाता है। कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जल के तेज बहाव के कारण होने वाली मृदा अपरदन से बचने के लिए पहाड़ी ढलानों पर की जाने वाली सीढ़ीनुमा खेती जो होती है उसको क्या कहते हैं? समोच्च कृषि। इसी को हम लोग क्या कहते हैं?
सोपानी कृषि भी कहते हैं। कह रहे कि समूह कृषि क्या होता है, कह रहे कि पहाड़ी क्षेत्र जो होता है वहाँ पर ढाल ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण यह इसको काट करके सीढ़ीनुमा खेती बनाई जाती है। यहाँ पर पहाड़ को काट करके जो सीढ़ीनुमा खेती बनाई जाती है ताकि इसकी मृदा का अपरदन कम से कम हो, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सोपानी कृषि या समुच्चय कृषि। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, कौन सा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन अभी हम लोग पढ़े थे कि संसाधन के संरक्षण के लिए हुआ था। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है जो स्थानीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित करता है। इस आंदोलन का नेतृत्व मेधा पाटकर द्वारा किया गया। मतलब नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, तो गुजरात पर बांधे जाने वाले सरदार सरोवर बांध के विरोध में मेधा पाटकर के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो वहाँ के स्थानीय लोगों को, किसानों को लेकर के इस आंदोलन को चलाया गया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगला टॉपिक हम लोग का जल संकट। जल संकट एक पहले भी देखे थे, वो सिंपल सा बात था कि पेय जल में कमी को क्या कहते हैं, जल संकट। लेकिन स्वीडन के विशेषज्ञ फाल्कन मार्क का क्या कहना था, वो उनका मानना था कि यदि प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 लीटर जल की आवश्यकता होती है, अगर इससे अगर कम मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जल संकट। क्या कहते हैं उसको, जल संकट। यदि प्रतिदिन प्रति 1000 व्यक्ति को अगर उससे जल कम मिल रहा है, प्रतिदिन प्रति 1000 व्यक्ति को प्रति 1000 लीटर से अगर कम मिल रहा है जल, यानी एक व्यक्ति को एक दिन में 1000 लीटर जल की आवश्यकता होती है, अगर इससे कम मिल रहा है तो वो क्या कहलाता है, जल संकट। क्या कहलाता है, उसको कहते हैं क्या, जल संकट। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्या है, जल संरक्षण एवं प्रबंधन। जल संरक्षण एवं प्रबंधन, जल संरक्षण एवं प्रबंधन। कह रहे कि जल संरक्षण एवं प्रबंधन, जल संसाधनों की पूर्ति के लिए, जल संसाधनों की पूर्ति, तेजी से फैलते प्रदूषण एवं वर्तमान समय में मांग को देखते हुए जल संसाधनों का संरक्षण प्रबंधन अति आवश्यक है। कह रहे कि जल संसाधनों की आपूर्ति, तेजी से फैलते हुए प्रदूषण, वर्तमान समय में मांगों को देखते हुए जल संसाधनों का संरक्षण क्या है, अति आवश्यक है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल संरक्षण प्रबंधन। कह रहे कि जल संरक्षण के उपाय, जल संरक्षण के उपाय क्या है, तो भूमिगत जल, क्या है, भूमिगत जल। इसके बाद से जल सांभर। जल सांभर क्या होता है, भूमिगत जल की पूर्ति। तो जल संकट को कम करने के लिए, जल संरक्षण से बचने के लिए हम क्या कहते हैं, भूमिगत जल की पूर्ति। जल प्रवाह या जल जमाव को प्रयोग कर कृषि के उपयोग को बढ़ाया जाना क्या कहलाता है, जल सांभर। कह रहा है कि जल प्रवाह या जल जमाव का उपयोग करके कृषि का उत्पादन बढ़ाया जाना क्या कहलाता है, जल सांभर कहलाता है। क्या कहलाता है, जल सांभर। मतलब वर्षा के पानी को कहीं स्टॉक कर ले, जमा कर ले, ठीक है, अब उसको फिर से सिंचाई में प्रयोग कर ले रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जल सांभर। अगला क्या है, तकनीकी विकास। तकनीकी विकास का अर्थ ऐसे मशीन से है जिसमें जल का कम से कम उपयोग हो, जैसे ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप सिंचाई जो होता है वो क्या होता है, तकनीकी विकास के अंतर्गत, मतलब कम से कम जल से अधिक मात्रा में क्या कर सकते हैं, सिंचाई करने की जो व्यवस्था, जिसको क्या बोलते हैं, तकनीकी विकास। जैव विविधता, अगला टॉपिक है कौन सा, जैव विविधता। वर्तमान में जीव जंतुओं के बीच उनके रंग, रूप, आकार, गुण, स्वभाव इत्यादि में के आधार में इनमें जो भिन्नता देखने को मिलती है, जिसको क्या कहते हैं, जैव विविधता। मतलब वर्तमान समय में जीव जंतुओं के बीच उसके रंग में, उसके रूप, आकार, गुण, स्वभाव इत्यादि पर जो विभिन्नता देखने को मिलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैव विविधता। मतलब हम लोग के अपने रंग रूप में जो पहले से परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, जो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता। लेकिन यही अगर आनुवंशिकी यंत्र, यानी वर्तमान समय में
वर्तमान समय में आधुनिक यंत्र एवं तकनीकी की मदद से जो जीव वो के अनुवांशिक गुणों में हेरा फेरी की जाती है उसको क्या कहते हैं? जैव अपहरण। कहते हैं कि वर्तमान समय में आधुनिक यंत्र एवं तकनीकों की मदद से जीवों के अनुवांशिक गुणों की हेरा फेरी क्या कहलाता है? जैव अपहरण। क्या कहलाता है? जैव अपहरण। जैव अपहरण क्या होता है? मतलब आज के समय में डीएनए चेंज करके किसी दूसरे चीज़ के जीन लेकर के किसी दूसरे चीज़ के जीन में मिला करके यानी डीएनए में परिवर्तन करके जो नए जीव जंतुओं के कारण क्या होता है, अगर परिवर्तन किया जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैव अपहरण। उसके बाद है हम लोग का 2-3 टॉपिक और है, देख लेते हैं।